हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 5 जिसका नाम है स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशंस के सभी टॉपिक डिस्कशन करेंगे। और इस यूनिट का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फूड रिसोर्सेज और फंक्शंस भी पढ़ने हैं। थर्ड टॉपिक है इसमें न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, एंड लास्ट में आपको पढ़ना है इसमें फूड मिस। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट में उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में जो डाइट के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे टॉपिक, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते किसको है? देखिए, बैलेंस डाइट सबसे पहले आप समझिए डाइट किसको करते हैं। डाइट का मतलब होता है जो फूड हम लेते हैं, द फूड विच वी ईट। देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मतलब आप समझिए, द फूड विच वी ईट इज़ नोन एज डाइट। जो भी हम फूड लेते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अब वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कितना हमारे लिए लाभदायक है, वो दूसरी चीज़ है। जो भी हम फूड खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है ना। आप में बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट का बेसिक मीनिंग समझिएगा, द डाइट विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, फॉर वर्क आउट अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। यानी डेवलपमेंट, विकास करे, वृद्धि करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करे, उसी को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। तो आप समझ गए होंगे बैलेंस डाइट बहुत ही आसान टॉपिक है। अब बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? देखिए, बैलेंस डाइट के मेन कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, वाटर। ये सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। यानी यही अगर आप देखें बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये इनके मेन कंपोनेंट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे करते क्या है, बैलेंस डाइट लेने से फ़ायदे क्या हैं। देखिए, बैलेंस डाइट लेने के फ़ायदे अगर आपसे कोई पूछता है बेनिफिट, तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। बैलेंस डाइट का मेन क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। उसको हम हेल्दी डाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर हेल्दी डाइट बोलता है तो भी हम बैलेंस डाइट की ही बात करेंगे। देखिए, आगे हम बढ़ें, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि फूड कैसा होना चाहिए, डाइजेस्टिव होना चाहिए, इजी डाइजेस्ट होना चाहिए। ये भी मेन पॉइंट है इसका। और जो भी हम डाइट लें वो एसेंशियल होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना, उसका इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशंस का मैं अगर बेसिक मीनिंग बताऊं आपको, तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशंस के बारे में बताया। न्यूट्रिशंस इज डिफाइंड द साइंस ऑफ फूड एंड इट रिलेशनशिप विद हेल्थ। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, इसका सीधा संबंध हमारे हेल्थ से है, हमारे स्वास्थ्य से है। अगर देखें न्यूट्रिशंस को हम ऐसे समझें इन सिंपल वर्ड्स, यानी इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। इसको हम साइंस ऑफ फूड कह सकते हैं। विच कंप्राइजेज द डायनेमिक प्रोसेस, जो कि डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इन विच द कंज्यूम फूड इज डाइजेस्ट। जो भी कंज्यूम हम फूड करते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला है, जो भी फूड हमने लिया उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऑब्जॉर्ब करना, और ऑब्जॉर्ब करके किसको देना, टिश्यूज को देना। अब टिश्यूज क्या है, सेल के समूह को। ठीक है, सेल यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। ठीक है, ऊतक जिनको बोलते हैं। फॉर यूटिलाइजेशन, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करके जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और किस तक पहुंचाता है, हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है, और टिश्यूज उसको यूटिलाइज करते हैं, और बाकी जो वेस्टेज हैं वो बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। तो ये है आपका न्यूट्रिशन। आप समझ गए होंगे, इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा तो और आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें वो
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते किसको है? मैक्रो का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो वहत। मैक्रो का मतलब हुआ वहत, यानी इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, मेजोरिटी में ज़्यादा है, यानी इसको हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। तो लार्ज, देखिए ये लिखा है, इट कैन बी सेड दैट दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट। यानी आपको पूछे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बॉडी में कितनी मात्रा में लेना चाहिए, स्मॉल या लार्ज, तो आप बोलेंगे लार्ज क्वांटिटी में। इसको हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं डाइट में, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं एनर्जी, दे सप्लाई एनर्जी नीड फॉर ग्रोथ के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। अच्छा, वाटर के विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। कुछ बुकों में मिलता है कि वाटर नहीं है, लेकिन इसको कंज्यूम करने की वजह से इसको रखा गया है मैक्रो में, क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं वाटर को। थोड़ा सा टॉपिक इसको समझने वाला है, इसको हम आगे चल के समझाएंगे अभी। अब पहला जो कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन वर्क है, मेन इसका वर्क क्या है? एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको पढ़िए, कार्बो से बना है। देखिए, ये कार्बो से बना है यहाँ पे कार्बन, और हाइड्रा से बना है हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 8 से बना है, 88 से बना है ऑक्सीजन। ठीक है, आप देख सकते हैं, जिसमें रेशियो बताया गया 2:1 का रेशियो बना गया है। इसके बाद आगे देखिए, H2O जैसे फॉर्म में होता है, इस तरीके से 2:1 में है, जहाँ से कार्बन के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे लिखे हैं 2:1 में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट टेक्निकल्स पॉइंट्स हैं, ये ज़रूर आप लिखिएगा। अब इनका जो है इनके टाइप्स भी अब महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखिए, इसके बाद आप समझिएगा इसके टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हैं। आप देखिएगा, आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मुख्य सोर्स है, इतना तो आप बता देंगे। साथ साथ इसके ये किससे बने हैं, किस एटम से बने हैं, या इनके एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बता दिया गया। अब इसके टाइप्स आपको लिखना है। तो टाइप्स में पहला टाइप है सिंपल, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं, बेसिकली देखिए, जो सिंपल होते हैं उसमें देखिए ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज है ना, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मल्टोज, लैक्टोज, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, मल्टोज, लैक्टोज, ये सारे जो है ये सिंपल हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक मैं इसमें बताऊँ, मैं बेसिकली इसमें OSE मिलेगा आपको लास्ट में, है ना। OSE देखें, मैक्सिमम में आपको OSE मिला, आप समझ जाइए ये सिंपल है। ये पूछा गया ग्लूकोज है ना, OSE आया आखिरी में। फ्रक्टोज, इसमें भी OSE आया है ना। मल्टोज, इसी तरह OSE आया, आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल हैं। सिंपल कैसे होते हैं? देखिए, ये जो होते हैं सिंपल वाले, ये स्लोबल हैं, यानी पानी में घुल जाने वाले हैं। यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पानी में घुल जाने वाले होते हैं। यानी ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में आप जानते हैं ग्लूकोन डी आता है, तो उसको अगर आप पानी में डालें तो घुल, यानी चीनी। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं? मीठे, है ना। और इनका कैसा है टेस्ट? मीठा है। और ये क्रिस्टलाइन की तरह होते हैं, है ना, पारदर्शी तरीके के होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स में है, देखिए, जिसमें स्टार्च आता है ना, स्टार्च आएगा। लेकिन अब एक अपवाद यहाँ पे समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, इसमें OSE है, लेकिन यहाँ सेलुलोज भी है। सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स में, थोड़ा सा समझिए, बस यही एक है, यही अपवाद है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे तो ये पूछा गया है कि सेलुलोज किसमें। मैक्सिमम देखिए, आपको OSE वाले जितने मिल रहे हैं वो सिंपल में जा रहे हैं, लेकिन ये है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो आप समझ जाइएगा ये कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स वाले कैसे होते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स वाले स्वीट नहीं होते, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये इनसोल्युबल हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, और ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ये के डिफरेंस क्या है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन क्या करता है?
सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट किसका है, मैक्रो का। देखिए प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के साथ साथ कभी कभी इसमें सल्फर भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाने वाला कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो सल्फर भी पाया जाता है। तो जो प्रोटीन होते हैं उनके मैनिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, आप देख सकते हैं लार्ज होते हैं। तो ये सीधे डायरेक्टली नहीं अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। तो ब्लड में नहीं अब्जॉर्ब हुए तो इसके लिए क्या किया गया, सो दे आर टर्न, इनको टर्न किया जाता है अमीनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड में टर्न कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम को टर्न कर लेता है। टोटल 23 आप अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें से 9 अमीनो एसिड हमारी डाइट में होने चाहिए। 9 अमीनो एसिड्स होने चाहिए आउट ऑफ 23। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पॉइंट। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड्स क्या हैं, एक तरीके के हार्मोन्स हैं जो कि अमीनो एसिड्स करते क्या हैं, ब्लड का बनाना, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर, टिश्यूज़, इंटरनल ऑर्गन, इनका बनाने, रिपेयर करना, ये सारा काम प्रोटीन का है। ठीक है, और बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, बॉडी को 0.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.6 ग्राम चाहिए प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, पर डे पर पाउंड के हिसाब से इसको चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो ये ज़रूरी है, ये बच्चों में खासकर ये हमें लिखा है बहुत सारी डिफिशियंसी, ग्रोथ से रिलेटेड डिफिशियंसी पाई जाती है जब किसी को प्रोटीन नहीं मिलता, तो बहुत सारी। अब आगे की तरफ है फैट। फैट की बात करें, देखिए फैट क्या है, फैट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना है। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका परसेंटेज आप समझिएगा, कार्बन 76, इसीलिए फैट को मना किया, कार्बन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और 12 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मेन फंक्शन सम क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो बॉडी को वार्म रखना और, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन है। ठीक है, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करना, वार्म रखना, फैट तो ज़रूरी है। फैट कहीं ना कहीं हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर 1 ग्राम फैट अगर वो टूटता है तो 9 कैलोरी, ठीक है, 9 कैलोरीज उसको मिलती है अगर 1 ग्राम फैट को हम तोड़ लेते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़े, वाटर। देखिए वाटर के बारे में मैंने बताया था कि ये भी इसी में आता है, किसमें, मैक्रो में आता है। ठीक है, वाटर, लेकिन कुछ बुकों में कुछ लोगों का मानना है कि वाटर को नहीं रख सकते, लेकिन दो यहाँ पे पॉइंट है। देखिए वाटर के बारे में थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में बता दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, 2:1 H2O, आप जानते ही हैं। और ब्लड में 19% वाटर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, बॉडी के अंदर 75% के करीब पाया जाता है, लेकिन ब्लड में 90% वाटर। ठीक है, अब करता क्या है वाटर, वाटर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाने या बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम क्या कौन करता है, वाटर। ठीक है, तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये भी एक पॉइंट है, इसमें महत्वपूर्ण है कि बॉडी टेम्परेचर आपका रेगुलेट होना है। आपने देखा होगा जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और उससे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में आता है। तो ये एक तरीके से समझ गए होंगे कि वाटर करता क्या है। अब यूनिसेफ का कहना है, यूनिसेफ कहता है इस वाटर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, बिकॉज ये किसी तरीके की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यूएसडी कहता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ डाइटरी एसोसिएशन कहता है कि इसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। बस उनका ये कहना है कि लार्ज क्वांटिटी में हम इसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इसको हम रखें। यूनिसेफ का कहना है दूसरा और यूएसडी का कहना है दूसरा, तो इसीलिए इसको मैक्रो में रखा गया है। आगे की तरफ करेंगे, आगे देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कहते किसको हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 पार्ट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 2 हैं केवल, और ये इनको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। जो माइक्रो हैं इनको ये स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन मैक्रो को हम लार्ज क्वांटिटी में लेते थे। देखिए आपने पूछा पढ़ा होगा। अब देखिए इनमें केवल 2 ही कंपोनेंट्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं, एक मिनरल्स है और दूसरा विटामिन्स हैं। ठीक है, मिनरल्स के 2 पार्ट हैं, मिनरल्स के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, मिनरल्स के भी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। देखिए यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स।
माइक्रो मिनरल्स को ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा सा, जो मिनरल्स है इसके दो पार्ट हैं, एक का नाम मैक्रो है, MACRO, एक का नाम है माइक्रो, और माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस, TRACE, ठीक है, ट्रेस के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मिनरल्स, मिनरल्स कौन कौन से हैं। देखिए मिनरल्स आपको पता होगा, मिनरल्स जो है यहाँ पे देखिए अबाउट 4% ऑफ बॉडी वेट इज़ मेड ऑफ मिनरल। मिनरल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो 4% बना है, बॉडी बना है मिनरल से। और मिनरल्स करते क्या हैं, हेल्दी टीथ, बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद हम पहुंच लेते हैं मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से। देखिए मैक्रो मिनरल्स में आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा। कैल्शियम, कैल्शियम जो है ये मैक्रो मिनरल्स के मेन टॉप मैक्रो मिनरल्स में आता है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट है बोन्स और टीथ का। इसका मेन कैल्शियम का वर्क है कि बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए फास्फोरस। देखिए फास्फोरस भी महत्वपूर्ण है। फास्फोरस किस लिए महत्वपूर्ण है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए। फास्फोरस किस लिए महत्वपूर्ण है, फास्फोरस का काम है जो आपका नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम, इसको फिट रखना, एक्टिव रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए सोडियम। सोडियम क्या करता है, हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, रिपेयर द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स को रिपेयर करना। और पोटेश फास्फोरस, देखिए फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस भी यहाँ पे, फास्फोरस किसके साथ में है, फास्फोरस है कैल्शियम के साथ में। तो ये भी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फास्फोरस और कैल्शियम का मेन वर्क ये हो गया। यहाँ पे पोटेशियम के बारे में आप देख लीजिएगा कि ये नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट करता है, को फिट रखना और एक्टिव रखने में का। सोडियम में देखिए मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम के बारे में बोला गया है कि ये बॉडी सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। इनकी क्वांटिटी कहाँ कहाँ मिलती है आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि आप कैल्शियम की बात करें तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम है, तो कैल्शियम मिल्क में सबसे ज़्यादा चीज़ में पाया जाने वाला है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाने वाला है। इसके बाद पोटेशियम देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स में, बनानास में, इसमें पाया जाता है। सोडियम की बारे में बात करें तो सोडियम टेबल सॉल्ट जो समुद्री नमक है उसमें पाया जाता है ना। इसी के साथ साथ जो मिल्क या बटर में पाए जाने वाला ये तत्व है। एकदम मैग्नीशियम के बारे में देखिए, राइस और ब्राउन राइस आप देख सकते हैं, बीन्स और मीट में पाया जाने वाला है। और लास्ट में आप इसमें है फास्फोरस। फास्फोरस किस में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे फास्फोरस एग लिखा है, फिश लिखा है, मिल्क लिखा है, मिल्क में पाए जाने वाला है। तो इस तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हुए। अब हम माइक्रो मिनरल्स की बात करेंगे। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनका वर्क कैसा है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। आगे की तरफ हम बढ़ें, थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें, तो माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहले इसमें आता है आयोडीन। देख सकते हैं आप माइक्रो मिनरल्स, आयोडीन। अब आयोडीन देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी घोटियर रोग पाया जाता है। ठीक है, एक थायराइड ग्लैंड है उसमें होने वाला है ना। तो इससे होने वाला गोइटियर है। यहाँ पे देखिए स्वाइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फिश में, सॉल्ट में और सी फूड्स में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आयरन। आयरन भी माइक्रो में ही रखा गया है, इसकी माइक्रो मिनरल्स में रखे गए हैं। इसकी भी क्वांटिटी हम बॉडी में बहुत कम चाहिए आयरन की, और ये हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस में और फंक्शन में हेल्प करता है। इसके कारण से एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी से होने वाला रोग है। और ये लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स इसमें सब में बनाना, ग्रीन वेजिटेबल पाया जाता है। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम भी माइक्रो मिनरल्स में पाया जाता है। ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन एक्टिविटीज़। ठीक है, इंसुलिन से होने वाला रोग आपको पता है डायबिटीज़ है, तो इसके कारण से डायबिटीज़ रोग होता है, यहाँ पे लिखा भी है। सोयाबीन्स और इस सब चीज़ में जो पाया जाता है, टमाटोज़ है ना, हाँ, बाजरा। इसके बाद कॉपर है। कॉपर भी इसको देखें तो हम फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। एग, पल्सेस है ना, इनमें सब में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके बाद देखिए लास्ट में कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये इससे होने वाला रोग एनीमिया है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे आयरन, समझने वाली बात है, ये एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको, आयरन। इसके आयरन के बाद देखिए, आयरन के बाद कॉपर और कोबाल्ट। इसका मेन फंक्शन है
ब्लड फॉर्मेशन, मतलब इनका मेन वर्क है ब्लड को बनाने में हेल्प करना। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे होने वाला रोग एनीमिया ही है, कॉमन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है ना, साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन और लास्ट में भी एनीमिया लिखा है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने वो नहीं लिखा पॉइंट कि कोबाल्ट से होने वाला क्या वर्क है, कोबाल्ट भी वही वर्क करता है। तो इसमें केवल क्रोमियम आप याद रखिए, वो डायबिटीज़ में है, मेन है ना। और एक और है इसमें महत्वपूर्ण, वो है आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन से होने वाला रोग ग्वाइटर है, और इसको हम घेंगा रोग के रूप में जानते हैं। अब अगले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दूसरा है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स और केमिकल्स, ये रासायनिक पदार्थ हैं विच आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ये करते क्या हैं? बॉडी को हेल्दी रखते हैं, कीप आवर बॉडी हेल्दी। अच्छा, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति कोई एक डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेता है, और बैलेंस डाइट में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, विटामिन मिनरल सारी चीज़ें मिल जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर मिल जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ ना प्रेजेंट हो, वो विटामिन ना प्रेजेंट हो, तो इस कारण से हमको वो रोग हो जाता है। कि यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल, अगर कोई विटामिन सी नहीं लेता है अपनी डाइट में, इट विल बी कॉजेज स्कर्वी रोग हो जाएगा उसको। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, जो विटामिन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फैट सोलोबल, एक वाटर सोलोबल। देखिए, विटामिन के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक फैट सोलोबल विटामिन और एक वाटर सोलोबल विटामिन बी और सी है होती हैं, और फैट सोलोबल विटामिन बी और सी को छोड़ के, यानी ए, डी, ई और के, ये विटामिन फैट सोलोबल्स हैं। तो फैट सोलोबल्स में देखिए विटामिन ए आया स्टार्टिंग में। अब हम फैट सोलोबल विटामिन और वाटर सोलोबल विटामिन को देखेंगे। ठीक है, अब फैट सोलोबल का मतलब है जो फैट में घुल जाएं विटामिन, फैट में जो घुल जाएं विटामिन और जो वाटर में घुल जाएं विटामिन, उनको अलग कैटेगराइज किया गया है। यानी यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग कर दिया गया, फैट सोलोबल विटामिन और वाटर सोलोबल। तो अभी हम फैट सोलोबल विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फैट सोलोबल विटामिन, पहला यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं, फैट सोलोबल विटामिन लिखा है यहाँ पे। फैट सोलोबल विटामिन कौन सी है? ए, डी, ई के। ठीक है, ए, डी, ई के ये विटामिन हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को डिस्कवर किया था 1913 में एल्बर मैकुलम ने। और इसको देखिए, इसको जो है विटामिन को वेरियस फॉर्म में पाया गया, जैसे रेटिनॉल है ना, रेटिनल, इसमें रेटिनोनिक एसिड में पाया गया। ठीक है, इसके इसके एलिमेंट्स हैं, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसका वर्क क्या है? ये इसका वर्क है यानी बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट है इसमें नॉर्मल विजन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आँख की ज़्यादातर बीमारी विटामिन ए की कमी से, इसकी डिफिशेंसी से रोग भी लिखा है यहाँ पे, नाइट ब्लाइंडनेस पाया जाता है। ठीक है, और ये इस किस में पाया जाता है, इसके सोर्सेस अगर बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मिल्क है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क, मैंगो, पपाया, येलो वेजिटेबल्स, इसमें सब में पाया जाता है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट में 2 mg की मात्रा है, इसको डेली लें। इसके बाद देखिए विटामिन डी की बात करें तो बी क्यों नहीं आया ए के बाद? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैट सोलोबल विटामिन, ये सारी फैट सोलोबल विटामिन हैं, फैट में घुल जाने वाली विटामिन हैं। अब फैट सोलोबल विटामिन डी के जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वाइट क्रिस्टलाइन में पाए जाते हैं। और देखिए इसका फॉर्मेशन क्या है, देखिए मेन इसका जो विटामिन डी है का मेन वर्क है वो फॉर्मेशन, ये मेंटेन करता है कैल्शियम और फास्फोरस को, ये मेंटेन करने का काम करता है। और इसकी डिफिशियंसी रिकेट्स रोग यानी हड्डी से रिलेटेड एक बीमारी होती है। और इसका जो सोर्स है वो देखा जाए तो सनलाइट है, सन रेज यहाँ पे है, मिल्क, ये सब चीज़ों में पाया जाता है, बटर, इन सब चीज़ों में पाए जाने वाला विटामिन है। इसके बाद विटामिन ई की बात करें। ठीक है, विटामिन ई कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। उसको जब किसी को रक्त का थक्का नहीं बनता तो ये वर्क इस पे हेल्प करता है। लेकिन ये देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड होने वाली डिसीजेस में हेल्प करता है, उनसे क्योर करने की कोशिश करता है। साथ साथ ये कैंसर को भी क्योर करता है।
और जो अप्रजनन क्षमता देखी गई है, इनफर्टिलिटी, वो विटामिन ई की कमी से देखी गई है। तो विटामिन ई से होने वाला स्किन को हेल्दी करना, साथ साथ कैंसर को भी क्योर करना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करने वाला ये विटामिन्स है। इससे होने वाला कॉजेज़ मैंने जैसा कि आपको बताया, पैरालिसिस है, स्लो ग्रोथ है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है। ये पाया किस में जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, लीवर, एग, इस सब में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के। देखिए विटामिन के ब्लड क्लॉट में, देखिए ब्लड क्लॉट की बात मैंने विटामिन ई में भी बताए थे। ये मेन वर्क इसका यही है कि ये विटामिन क्या करता है? क्लॉट ऑफ ब्लड, यानी कि जब खून का बहाव, यानी हमें कहीं खून का रिसाव होने लगे तो उस समय वो क्लॉटिंग कर देता है, उसको रक्त का थक्का बना देता है, वहाँ पे आगे बहने नहीं देता है। इसको विटामिन की से जोड़ा गया, विटामिन की वजह से ऐसा होता है और इसकी कमी से एनीमिया जैसा रोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मेन सोर्स है पोटैटो, टमाटोज, है ना, सोयाबीन, फिश, इन सब में पाया जाता है। आगे की तरफ पढ़ें। अब फैट सोलुबल विटामिन सारी हो गई। अब हम बात करेंगे वाटर सोलुबल विटामिन्स। अब वाटर में सोलुबल दो ही विटामिन हैं, कौन कौन सी? बी एंड सी। देखिए आप देख सकते हैं बी और सी। ठीक है, तो ये विटामिन वाटर में घुल जाने वाली है। साथ साथ इसके अंदर नाइट्रोजन ने और सल्फर भी पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 8 और विटामिन हैं। यानी बी कॉम्प्लेक्स में B1, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी B1, B2, B3, इस तरीके से 12 तक हैं। टोटल B12 तक है, लेकिन उसमें कुछ विटामिन बीच में गैप हैं। ठीक है, तो वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं, बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 सोलुबल विटामिन हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8 सोलुबल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले B1 की बात कर लेते हैं। देखिए B1 को और किस नाम से जानते हैं? देखिए B1 को हम थायमीन रोग से नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस विटामिन इज आल्सो कॉल्ड थायमीन। थायमीन के, और ये कलरलेस होती है, इसका कलर नहीं होता है, टेस्ट में सॉल्टी होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए। इसके साथ साथ देखिए B1 जो है उसमें अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए B1 की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन डिसीज़, हेडेक जैसे, है ना, ये सब, स्लीपलेसनेस ये देखने को मिलता है। कब नींद आना, है ना, नींद की पर्याप्त मात्रा ना होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इससे बेरी डिसीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, मेन है विटामिन B1 और उसको थायमीन के नाम से जानते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन है कि ये हेल्दी रखना किसको? लीवर और किडनी को। ठीक है, स्टमक और ब्रेन को। इसके साथ साथ इससे होने वाला रोग बेरी है, देख सकते हैं आप, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दूसरा है B2, तो इसमें 8 हैं, तो B2 की तरफ जाएंगे। इसको राइबोफ्लेविन के रूप में जानते हैं। ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है सनलाइट में, और फूड जो कुक करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक, ठीक है, बनाते हैं, तो उस समय ये टूट जाता है। तो इसका मेन वर्क है स्किन एक्टिविटी, हेल्दी ऑफ बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे देखें स्मूथनेस ऑफ स्किन, एक्टिविटी, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। बॉडी ऑफ हेल्थ ऑफ बॉडी टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी रखने में ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन इसके पॉइंट्स हैं, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए, अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, तो ये स्किन हेल्दी कर देगा, जाहिर सी बात है, आँख से भी रिलेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं B3 की। B3 को हम नाइसिन के नाम से जानते हैं, नाइसिन के नाम से जानते हैं, और ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इससे ग्रे हेयर जैसी प्रॉब्लम, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग है? ग्रे हेयर पाया जाता है। इसके बाद B5 की बात कर रहे हैं। B5 को हम पैंथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, पैंथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसको पैलगरा डिसीज़ पाई जाती है। ये भी स्किन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। विटामिन बी मेनली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखी गई है, और
कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे लिखा है हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी वेट, बॉडी वेट में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बी सिक्स देखिए यहाँ पे बी सिक्स हीमोग्लोबिन में वर्क करता है, बी सिक्स हीमोग्लोबिन में करता है और अच्छे इससे होने वाला रोग एनीमिया ही पाया जाएगा। इसके बाद बी 6 के बाद हम बी 12 की तरफ चले गए। अब इनके अकॉर्डिंग बी 12, तो बी 12 को कोबाला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी 12 आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि बी 12, तो हम बी 12 की बात कर रहे थे। बी 12 को कोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसको देखा गया कि जब हम लंबे समय तक इसको कुकिंग करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत लंबे समय तक हमको कुकिंग नहीं करनी चाहिए ताकि ये रहे हमारी डाइट में। और इसका कलर रेड होता है और इससे होने वाला रोग एनीमिया है, यानी रक्त से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। इसके बाद बी 9 को हम बोलते हैं फ्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टेस्टलेस पाया जाता है। इसके साथ साथ ये कलर में येलो है, ठीक है। और ये भी विटामिन सिंपली कुक्ड कैन डिस्ट्रॉइंग विटामिन, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के समय, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है और ये हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन में बी 9 भी हेल्प करता है, बी 12 भी हेल्प करता है और बी 6 भी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद लास्ट है इसमें बी 7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है। और इसकी कमी से आपने देखा होगा एम्पेयर्ड ग्रोथ और डिप्रेशन, मसल स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम देखने को। डिप्रेशन की किसी को प्रॉब्लम है तो बी 7 का सेवन करें। तो इस तरीके से विटामिन की बात पूरी हुई। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। बी और सी दो विटामिन पाई जाती हैं। तो अब सी में जो विटामिन सी है, जो ये वाटर सोलुबल विटामिन है सी, इसमें विटामिन सी के बारे में बताया गया है, इसको स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये वाटर सोलुबल विटामिन हैं और साथ साथ ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। वाइट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो आर पार दिखते हैं, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने में काम करता है और हेल्प इन ऑब्जॉर्बिंग कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। इससे ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड देखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कर्वी रोग होता है और स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज़ में हेल्प करता है रिपेयर करने में। और ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में हेल्प करता है। इससे होने वाला रोग स्कर्वी है। और इसको पाते किससे हैं, तो लेमन, देखिए जितने भी खट्टे चीज़ें हैं, गुआवा इसमें पाए, आंवला, इन सब में पाए जाने वाला ये तत्व है, ठीक है। तो विटामिन सी को स्कर्वी रूप से जानते हैं और ये क्रिस्टलाइन होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। इससे होने वाला रोग विटामिन सी है, विटामिन स्कर्वी है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ें। अब हम न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात करेंगे। देखिए ये भी टॉपिक बहुत ही आसान है। देखिए अब जो हम कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं प्रीवियसली वही रिपीट होंगे, बस टॉपिक चेंज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डाइट में, हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिटिव हैं, कौन कौन से नॉन न्यूट्रिटिव हैं, तो न्यूट्रिटिव वो हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। देखिए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट दोज कंपोनेंट्स विच आर प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज, जो भी न्यूट्रिटिव हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें और या फिर कैलोरीज प्रोवाइड करें, वो हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है। टॉपिक अलग है लेकिन जो आपके कंपोनेंट्स वो तो सेम ही हैं। प्रोटीन का यहाँ पे डिवाइड किया कि ग्रीस वर्ड से लिया गया, इस वर्ड से लिया है ना, फूड स्टफ्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे ये जगह लिविंग सेल्स के रूप में हम इसको जानते हैं। बेसिक है कि अगर अब देखा जाए किसी बॉडी बिल्डर की बात करें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, और सल्फर भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये ग्रोथ और इसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है कुछ उसमें।
तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है, लेकिन ये हम उसको पढ़ चुके हैं, तो केवल आप इसको बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्य सोर्स, इसमें सोर्स पूछेगा कि न्यूट्रिटिव कंपाउंड मिलेंगे कैसे। तो दो मेन सोर्स हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो पहले प्रोटीन हम एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल से प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल्स से जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, एनिमल्स के थ्रू हम कौन कौन सी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं एनिमल्स के द्वारा? तो हम एग, मिल्क, है ना, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, ये सब। और हम अगर कहें कि प्रोटीन हम वेजिटेबल्स के थ्रू प्राप्त करना, जो शाकाहारी लोग हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे प्रोटीन? तो मेन है पल्सेस, है ना, सोयाबीन, इसके नट्स, है ना, ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, इन सब में, चना, इस सब चीज़ों में पाया जाता है। तो प्रोटीन के बारे में मैंने उधर बता ही दिया था, ग्रोथ के लिए है, साथ ग्रोथ, और देखा जाए तो टिश्यूज़ के ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। और इसके दो मेन सोर्सेज हैं, यानी एनिमल्स के थ्रू या वेजिटेबल्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट फिर आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट भी आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में है। देखिए, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, हम वही रिपीट कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। देखिए, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो हैं जिसमें हमको एनर्जी मिले, तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद हमने फैट लिखा था, फैट भी पाया जाता है, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स के बाद विटामिन्स, ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? न्यूट्रिटिव में। तो न्यूट्रिटिव को बस आपको एक बार पढ़ लेना है, इनके सोर्सेज पढ़ लेने हैं बस, क्योंकि वहाँ आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा जाए तो ये मेन है, आपको फ्यूल के रूप में जाना जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। इसके मुख्य सोर्स में आप देखिए कहाँ पे पाया जाता है? राइस, बाजरा, ज्वार, है ना, और पल्सेस, ड्राई फूड्स, ठीक है, ग्रेन्स, बनाना, गुड़, शुगर, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी का मुख्य सोर्स है, और इसके दो पार्ट मैंने आप पीछे बताया था, एक न्यूट्रिटिव, एक नॉन न्यूट्रिटिव, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द बॉडी रिड्यूस द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए जिसका वेट ज़्यादा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसकी बॉडी में कम रहती है, वीकनेस देखने को मिलती है, तो ये भी वेट को निर्धारित करने में हेल्पफुल है। इसके बाद देखिए फैट, फैट भी आ गया, मैंने बताया था कि फैट भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में है। तो इसके भी दो मुख्य सोर्स हैं, कौन? एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स के थ्रू मतलब आप एनिमल्स के थ्रू कौन कौन से हमको फैट्स मिल सकते हैं? जैसे घी, बटर, चीज़, है ना, फिश ऑयल, मिल्क, इस मीट, एग, ये सब। अब वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स में कौन सा? देखिए वेजिटेबल्स में कौन कौन से फैट? देखिए ड्राई फ्रूट्स, है ना, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फैट्स कैसे प्राप्त करें? फैट क्या करता है? फैट देखिए प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और इमरजेंसी के समय एनर्जी भी प्रोवाइड करना बॉडी को। यानी कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, लेकिन अगर 1 ग्राम अगर हम फैट को तोड़ते हैं तो 9 कैलोरीज मिलती हैं हमको, ये ध्यान रखिए। कैलोरीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी में, अगर हम फैट को तोड़ पाते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को वार्म रखता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें। अगला देखिए विटामिन्स। विटामिन्स के दो पार्ट, देखिए यहाँ पे मैंने पिछले बताया था, विटामिन्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक जो फैट सोलुबल है, दूसरी वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल विटामिन ए, डी, ई और के हैं, और वाटर सोलुबल विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में 8 हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, 12, इस तरीके से 8 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पे सोर्सेस की बात कर लेते हैं। विटामिन ए यहाँ पे कलर लिखा है, येलो कलर का होता है। बेसिकली ये हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी रोग देखने को मिलता है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसका सोर्स देख लेते हैं, इसका मेन सोर्स क्या है विटामिन ए का? मेन सोर्स है घी, मिल्क, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिश, ठीक है, और पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो कैरेट का प्रयोग, गाजर का प्रयोग किया जाता है विटामिन ए के लिए। अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी हेल्पफुल है फॉर्मेशन ऑफ गुड टीथ एंड हेल्दी बोन्स के लिए। और इसके साथ साथ इसका मुख्य सोर्स बताया गया है, देखिए यहाँ पे मुख्य सोर्स फिश, सनलाइट से मिलता है ये, वेजिटेबल्स,
मिल्क, इन सब्जियों में बटर, इन सब्जियों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई यहाँ पे देखिएगा तो विटामिन ई इन फर्टिलिटी, देखिए इंक्रीजिंग फर्टिलिटी यानी एमंग मैन और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है ये, और इससे होने वाला रोग इनफर्टिलिटी प्रजनन क्षमता देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे और भी फंक्शंस की बात की है। तो इसके मेन सोर्सेस की बात कर लें, देखिए यहाँ पे ये कॉटन सीड्स, कोकोनट ऑयल है ना, इसके साथ साथ फ्रेश फूड्स, मिल्क, मीट, इन सब में पाया जाता है। विटामिन के की बात करें, देखिए विटामिन के जो है हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का थक्का बनने में हेल्प करता है, और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। उसकी कमी से अगर ये कमी है तो ब्लड का थक्का बॉडी में नहीं बढ़ता, डज नॉट द क्लॉट ईजिली। अगर विटामिन के की कमी है तो क्लॉटिंग ब्लड की नहीं होती। ये कुछ मेन पॉइंट है। अब हम सोर्सेस की बात करें, देखिए मेन इसके सोर्सेस हैं यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, यहाँ पे देखिए एग, मीट है ना, ये सारी चीज़ें में पाए जाने वाला ये विटामिन है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर सोलुबल विटामिन। देखिए वाटर सोलुबल विटामिन को हमने बी कॉम्प्लेक्स में रखा है, जिसमें B1 थायमीन को कहा गया है, B1 थायमीन को कहा गया है। और थायमीन जो है कलरलेस होता है, टेस्ट इसका सॉल्टी होता है, और देखिए इससे होने वाला रोग जो है यहाँ पे मैंने बताया था स्किन से रिलेटेड और हेडेक, इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इससे होने वाला रोग बेरी यहाँ पे लिखा भी है। और इसका सोर्स क्या है, देखिए ग्रीन पीज है ना, ग्राउंड नट्स हैं, ऑरेंज है, लीवर है, एग है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एट्सेट्रा हैं। इसके बाद B2 की बात करें, B2 को राइबोफ्लेविन के नाम पे जानते हैं। ये येलो कलर का होता है और सनलाइट में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम कुकिंग करें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इसका मेन सोर्स जो है वो फिश है, पल्सेस हैं, राइस है, इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी पाता है। इसके बाद थर्ड है B3 नाइसिन हेल्प करता है बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, और इससे ग्रे हेयर में देखा गया है, ग्रे हेयर, इसकी कमी से ग्रे हेयर देखे गए हैं। अब इसके सोर्सेस मैंने बताया, इसके सोर्सेस मेन है यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं, एग है, ये सब में पाया जाता है। इसके बाद देखिए P5 जिसको पैंथेनिक एसिड के रूप में जानते हैं, इससे होने वाला रोग बेलगरा है, ये स्किन से रिलेटेड होने वाली बीमारी है। और इसका मेन सोर्स है यहाँ पे देखिए मिल्क है, राइस है, पॉलिश राइस है, इसमें नट्स हैं, और ये कुछ मेन सोर्सेज हैं। इसके बाद B6 की बात करें, B6 जो है इसे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और स्किन हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। इसका मेन सोर्स है यहाँ पे फिश, यहाँ पे एग, राइस पीसेस, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं B7 की। B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं B7 बायोटिन के नाम से हम जानते हैं, B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं। और देखिए एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है B7, और इसका जो मेन वर्क है वो मेन सोर्स है प्राप्त करने का, वो है फ्रेश वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ मिल्क, इन सब में ये पाया जाता है। इसके बाद B12 कोबालामिन के नाम से जानते हैं, ये रेड कलर का होता है, और ये कुकिंग लॉन्ग पीरियड तक अगर हो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इससे होने वाला रोग है एनीमिया यानी रक्त की होने वाले कमी से। इसके बाद फ्लोरिक एसिड आपको B9 के रूप में हम जानते हैं इसको। फ्लोरिक एसिड आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा इसको। टेस्टलेस होता है, येलो कलर का, ये पाया जाता है। इसका मेन सोर्स है, देखिए इसका मेन सोर्स है एनएस और लीवर में पाया जाता है। ठीक है, इन सब में ये पाया जाने वाला कंपोनेंट है। इसके बाद विटामिन C की बात करेंगे। देखिए विटामिन C को हम स्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, आप भूलिएगा नहीं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, वही रिवाइज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये विटामिन C वाउंड को फिल करने में हेल्प करता है, यानी अगर आपको चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ये ठीक करने में लग जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। इसका मेन सोर्स है, देखिए लेमन है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज हैं, है ना। इसके बाद
मैं कुछ और पॉइंट महत्वपूर्ण जैसे कि आंवला हुआ, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ बढ़े, मिनरल्स भी आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आते हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में मिनरल्स भी आते हैं। तो मिनरल्स में मैंने बताया था कि 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा मैंने बताया था माइक्रो। और माइक्रो को हम ट्रेस के रूप में जानते हैं। तो फिर से वही पढ़ना है, बस आपको सोर्सेस कौन कौन से सोर्सेस हैं उनका फंक्शन उसी तरह से रिपीट करना है। तो देखिए, कैल्शियम टीथ और बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और कैल्शियम का मेन जो सोर्स है वो मिल्क है। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए फास्फोरस का भी वही वर्क है, बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन, और ये भी मिल्क, मीट, लिवर, इन सब में पाया जाने वाला ये मिनरल है। इसके बाद देखिए आयरन देखिए मेन वर्क है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं, और इससे होने वाला रोग एनीमिया है। और इसको पाते किस में है ज़्यादा, मीट में, ड्राई फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। अब हम बात कर लेते हैं आयोडीन देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग मैंने बताया था, गोटियर रोग पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में होने वाली ये बीमारी है, और इसके साथ साथ गोटियर रोग पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, इस अगर ये कमी है तो ग्रोथ ऑफ हेयर के ग्रोथ में ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, यानी इसकी डिफिशेंसी से स्टॉप ग्रोथ बालों का ग्रोथ होना रुक जाता है। इसके बाद देखिए इसके सोर्सेस कौन कौन से सोर्स हैं। देखिए, ये आयोडीन जो है ये सी यानी समुद्र में पाया जाने वाला है, ठीक है, और आयोडीन सॉल्ट में पाया जाने वाला है, इसका मेन सोर्स यहाँ से है, और आप जो सी फूड्स हैं वो उसमें ये मिलता है। इसके बाद देखिए सोडियम है, सोडियम कहीं ना कहीं जो है ये सोडियम मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसके साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। और ये मिलता कहाँ से है, देखिए मिल्क प्रोडक्ट, मीट और एग में पाया जाता है। इसके बाद देखिए पोटेशियम के बारे में कहा गया है, वीकनेस ऑफ मसल्स में हेल्प करता है। इसका मेन सोर्स बताया गया है बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पोटैटो, यानी इन सब में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र इसमें लास्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। ये भी फंक्शनिंग ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी, यानी हेल्पफुल है फंक्शनिंग में, बॉडी के फंक्शनिंग में, और सेल्स के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और साथ साथ ये फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स में ये वर्क करता है। ये कहाँ से मिलता है, इसका मेन सोर्स क्या है, तो ये पोटैटो और पल्सेस, कैरेट, इन सब में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, देखिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मैं एक बार अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो हैं जो हमें डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो थे जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन है, जो हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये जो टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद देखिए फैट्स, ठीक है, फैट भी पाया गया। फैट के बाद देखिए यहाँ पे विटामिन्स, ठीक है, इनके सोर्सेज सब कुछ हमने वही भी पढ़ा। विटामिन्स के बाद मिनरल्स, है ना, तो मिनरल्स, सारे मिनरल्स एक जगह हमने पढ़े। तो मिनरल्स के बाद हम पहुँच जाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। इसमें वाटर नहीं पाया जाता है न्यूट्रिटिव में, नॉन न्यूट्रिटिव में वाटर पाया जाता है। देखिए फाइबर्स, देखिए फाइबर बॉडी के लिए महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन ये हमें कहीं किसी ना किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, इसका मेन आप सोर्स देख सकते हैं। इसका देखिए फ्रेश फूड्स, इसमें सब में पाया जाता है, वेजिटेबल्स, है ना, इन सब में मीट, फिश, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद वाटर रखा गया है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर को रखा गया, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम इसको कंज्यूम करते हैं। ब्लड में भी बहुत 90% होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशंस के न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं।
इसका देखा जाए तो हमको, लेकिन इसको हम नॉन न्यूट्रिटिव में इसलिए कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसमें एक फैक्ट दिया गया कि 2% जो बॉडी वेट है वो कम कर देता है। आवर बॉडी लूजेज अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ आवर बॉडी वेट एज वाटर पर डे। ये दिया गया है यहाँ पे कि इस तरीके से हम बॉडी वेट लॉस करते हैं, इसलिए इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स में रखा गया है। इसके बाद देखिए कलर कंपाउंड्स। कलर कंपाउंड अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल हैं, यानी भोजन को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखा है। तो आप देखें इसके मेन जो सोर्सेज हैं उसमें आप देख लेते हैं येलो, ग्रीन और बहुत सारे कलर्स आप देखने को मिलते हैं फ्रूट में, लेकिन उनको कलर कंपाउंड रखा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए फ्लेवर कंपाउंड्स। फ्लेवर कंपाउंड्स स्वाद, हम बोल सकते हैं स्वाद में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसमें वो जो एनर्जी कंपोनेंट्स है या नहीं है, तो इसीलिए से कलर जो फ्लेवर कंपाउंड्स हैं, फ्लेवर स्वाद के लिए हैं, इसमें भी कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं है, ये इनका यहाँ पे फैक्ट है। और लास्ट में है प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे तंबाकू के पौधे होते हैं जिसमें हमें जो एनर्जी मिलने की जगह हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह भी हैं। ठीक है, जैसे कैफ़ीन के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए चाय की पत्तियाँ ही होती हैं जो कि कलर प्लांट कंपाउंड के रूप में बनती हैं, और जो हार्ट से रिलेटेड या फिर बहुत सारी और भी बीमारियों का कारण बनती है। अब अगले टॉपिक की तरफ बात करें, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ईट फॉर वेट कंट्रोल। देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि इसमें आपको समझना है कि हेल्दी वेट किसको कहते हैं। हेल्दी वेट कहते किसको हैं? देखिए हेल्दी वेट के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहता है ए हेल्दी वेट इज़ कंसिस्ट टू बी द वन दैट इज़ बिटवीन 19 to 25 BMI। अगर किसी का BMI बॉडी मास इंडेक्स किसका क्या हो, 19 से लेके 25 तक, 19 से लेके 25 तक हो, तो उसको कंसीडर किया जाता है किसमें, हेल्दी वेट में। ठीक है, और 25 से लेके 29 के बीच में हो तो ओवरवेट, और 30 के ऊपर हो अगर तो वो उसको ओबेसिटी या ओबेस की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, तो इसका मतलब हेल्दी वेट का मतलब, यहाँ पे हेल्दी वेट का मतलब है आपका जो वेट हो वो 19 से लेकर 25 तक होना चाहिए। यानी आपसे पूछे हेल्दी वेट क्या है तो आप हेल्दी वेट के बारे में बता दीजिएगा कि इसको रखा गया है 19 से लेकर 25 के बीच। अगर किसी का BMI निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स निकलता है, तो वो हेल्दी वेट में है। अब हेल्दी वेट को नापने का कोई फार्मूला होगा, यानी BMI को कैसे हम निकालते हैं? देखिए BMI को कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पे नीचे लिखा है कि बॉडी मास इंडेक्स, इसमें फार्मूला बताया गया वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का 80 kg वेट है और उसकी हाइट मीटर में लिया गया, तो हम 2 मीटर ले लें, तो स्क्वायर है, तो हम अगर इसको डिवाइड करें और इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 BMI। तो 20 BMI का मतलब यहाँ पे ये हेल्दी वेट में है। यहीं तो कहा गया है, देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है, देखिए कि 19 से लेकर 25 तक अगर किसी का BMI है, तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें 20 आया था, आप देख लीजिएगा 20 आया, तो इसका मतलब वो हेल्दी कैटेगरी में है। यहाँ पे कैटेगरी भी बताई गई है 19.5 से लेकर 24.9 तक। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा है 19 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए, तो ये हेल्दी वेट, यानी नॉर्मल वेट कैटेगरी जो है वो उसको ही हेल्दी वेट कैटेगरी बोला गया है। तो ये आप समझ जाइएगा, इसको देख लीजिए। अब देखिए कंट्रोल करने का क्या है, वेट को कंट्रोल करने का, देखिए कट योर कैलोरीज, थोड़ी सी कैलोरीज कट करिए पर डे, 100 कैलोरीज पर डे कब क्या, और एक्टिव लाइफस्टाइल हो, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने का है वेट। ठीक है, यौगिक एक्सरसाइज करिए और फैटी फूड से अवॉइड करें, जंक फूड से अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है इसमें पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले इस हेडिंग को समझ लीजिए, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। पिटफॉल का मतलब होता है खतरा, मतलब डेंजरस है। क्या डेंजरस है? डाइटिंग डेंजरस है। अगर कोई डाइटिंग करेगा तो उसमें क्या क्या खतरे देखने को मिलते हैं, बस आप समझ जाइए। ये टॉपिक कह रहा है कि अल्पाहार यानी कम खाने के खतरे, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल का मतलब होता है खतरा, मतलब खतरनाक है। क्या खतरनाक है? डाइटिंग करना। तो आप समझिएगा टॉपिक को। टॉपिक कह रहा है कि एवरीवन वांट्स टू रिमेन स्लिम एंड ट्रिम। अगले सभी व्यक्ति चाहते हैं कि स्लिम और ट्रिम हो, तो इसलिए
वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स, डाइटिंग, इस तरीके के चीज़ें अपनाने लगते हैं, और डाइटिंग कहीं ना कहीं बाद में वो वेट गेन कराने और वेट गेन करा देता है, मतलब डाइटिंग करो इसके बाद वेट और बढ़ जाए। तो ये देखने को मिला, ये रिसर्च कुछ बताती है कि कोई डाइटिंग करे तो इससे घाटे क्या क्या हैं। देखिए, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है कि पिटफॉल के क्या क्या खतरे हैं। तो पहला है स्ट्रीम रिड्यूशन ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज का जो डिडक्शन होता है या कैलोरीज का कम होना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी वीक हो जाती है और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो हमारा लो हो जाता, नीचे हो जाता है, और देखा जाए तो ये खतरनाक है। इसके बाद देखिए कुछ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे कि स्किपिंग मील्स, मील्स को स्किप कर देते हैं वो लोग जो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग करते हैं। अब उससे होता क्या है कि एनर्जी, मेटाबॉलिज्म रेट या फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ देखिए और एक कुछ पॉइंट मैं बता दूं, जैसे कि देखिए इसमें देखने को मिल रहा है हेयर लॉस। देखिए हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ देखने को क्या मिला है कि जो कैलोरीज है उसको लोग कम कर देते हैं। अब पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में क्या होता है कि जो लोग जो है कैलोरीज को कम करने से उनके अंदर वो कैलोरीज ना मिल पाना, और कैलोरीज ना मिले तो ऊर्जा की कमी होगी बॉडी के अंदर, और ऊर्जा की कमी से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बीमारियां या लेजीनेस के शिकार हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। ये भी देखने को मतलब हेयर लॉस है ना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब आपको बैलेंस डाइट ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अब डाइटिंग करना कहीं ना कहीं खतरनाक भी, डॉक्टर्स के बारे में बोलते हैं। तो ये कहीं ना पिट ऑफ फॉल ऑफ डाइटिंग आप समझ गए होंगे। अगर पिट ऑफ फॉल ऑफ डाइटिंग आप समझ गए होंगे तो अगले टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे, फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या है, देखिए समझिएगा। फूड इंटॉलरेंस को हम फूड एलर्जी के रूप में जानते हैं। देखिए फूड इंटॉलरेंस है क्या, समझिएगा। जैसे कि कुछ फूड हमको हमको सूट नहीं करते हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को सूट नहीं करते हैं, हमारे पाचन तंत्र को वो सूट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वॉमिट होने लग, मतलब अगर हम वो चीज़ खा लें तो वॉमिट करने लगते हैं, है ना। तो आप समझिएगा, इन सिंपल वर्ड द फूड इंटॉलरेंस मीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सर्टन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड ऑब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। बस इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फूड इंटॉलरेंस। फूड का इंटॉलरेंस करना, ये सभी के लिए नहीं, सभी के लिए अलग अलग है। कुछ को किसी चीज़ में, कुछ को किसी चीज़ में फूड इंटॉलरेंस देखा गया है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम ये चीज़ खाते हैं तो मेरा मतलब डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाता है, तो ये देखने को मिलता है, फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं इसको। अच्छा, फूड इंटॉलरेंस होने के बाद क्या हो, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि कुछ एंजाइम ना होना, ये भी हो सकता है ना। इंटॉलरेंस कॉज बाय द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी की कमी बोली गई है। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल, कुछ एंजाइम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देखे गए हैं। तो ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे कि क्या है इसका मेन। देखिए ये समझ में आ गया होगा, जो कि ब्रेक करते हैं, कुछ एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल, जो ब्रेक करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं फूड को, फूड एलिमेंट्स को, वो कहीं ना कहीं एब्सेंस होना, ये भी एक देखा गया है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं, कुछ इलनेस भी है, बीमारी का भी कारण हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या देखने मिलते हैं, मतलब जब फूड इंटॉलरेंस होता है तो क्या, वॉमिट होना, उल्टी हो जाना, है ना, स्टमक पेन, और भी बहुत सारी गैस, क्रैम्प्स, इन सब, हार्ट बर्न, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैनेज कैसे करना है भाई, इसको मैनेज भी तो करना, आपको जानना है। तो मैनेज कैसे करें फूड इंटॉलरेंस को, तो देखिए आपको मैं बताऊं, फूड इंटॉलरेंस को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि उन फूडों को ना लें, ठीक है, जिसके कारण वो प्रॉब्लम बन रही है, हम सिक बन रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो वो अवॉइड करें वैसे फूड को, या फिर कम मात्रा में लें। और उस फूड से मिलने वाली जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको किसी सप्लीमेंट के थ्रू, दूसरे फूड के थ्रू पूरा कर लें बॉडी में, वो फूड छोड़ दीजिए। बस यही तो है, मैनेजिंग है, इसको मैनेज करना करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ थेरेपी भी बताई गई हैं, है ना, इंटॉलरेंस थेरेपी बताई गई है यहाँ पे, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, उस लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी है, ये थेरेपी हम करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें तो फूड मिस, अगला टॉपिक है फूड मिस। फूड मिस का मतलब होता है, यहाँ पे मिस का मतलब है मिथक, मिथक चीज़ें फूड से रिलेटेड फैली हूँ, यानी जो भोजन है, हमारा भोजन है, उससे रिलेटेड
कुछ मिथक चीज़ें जो कि बहुत सालों से, इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। तो वो क्या है, फूड से रिलेटेड, लेकिन उसका साइंस से रिलेटेड उसका जवाब नहीं मिल पाता है, यानी साइंस से रिलेटेड वो गलत है। फूड मिस समझिए, एक फूड मिस मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला लिखा है पोटैटोज मेक यू फैट, और ये राइस के लिए भी है। राइस और पोटैटो के लिए लोग बोलते हैं कि अगर इसको खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे होने के लिए, अगर कोई मोटे होने के लिए इसको बोलता है पोटैटोज खाइए, तो ये एक फूड मिस है। अब देखिए पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, रिच मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी बॉडी वेट में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो एनर्जी कैसे मिलेगा? मेन तो एनर्जी है। इसके बाद देखिए मैं एक और फूड मिस की बात करता हूँ। देखिए ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हम खाना खाते समय थोड़ा वाटर वाटर ले लेते हैं तो ये कहता है कि फैट, मोटापा होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये डाइजेस्ट करने में, जूस जो है उसमें हेल्प करता है, जूस बनाने में हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक तरीके का फूड मिस ही है। एक और देखिए, एक और फूड मिस देखिए, यहाँ पे लिखा है अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मेक यू फैट ईट मोर, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर, यानी कहते हैं जो जो एक्सरसाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखा गया है कि रिसर्च हुई है, इसमें देखा गया है कि कुछ लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हुए भी ज़्यादा खाते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी एक तरीके का फूड मिथ्स है। फूड मिथ्स मतलब आप समझ गए हो, मिथक बातें जो फूड से रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसमें, जो लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन रिक्वायरमेंट। पोस्ट कंपटीशन यानी प्री का मतलब हुआ, देखिए स्पोर्ट्स डाइट क्या लेनी है किसी कंपटीशन के समय, पहले क्या लेनी है, ड्यूरान उस दौरान क्या लेनी है, और बाद में पोस्ट, मतलब बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी डाइट लेनी है। देखिए आप समझिएगा, जब हम कंपटीशन से पहले की बात करेंगे, ठीक है, बिफोर, है ना, बिफोर के समय हम देखा जाए तो हम ग्लूकोज की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें फूड में, है ना। तो कंपटीशन से पहले हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहे ताकि एनर्जी हमें पूरी तरीके से मिल सके। और इसमें रिच क्वांटिटी होनी चाहिए किसकी, कार्बोहाइड्रेट, लो क्वांटिटी फैट होनी चाहिए, और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद दौरान, ड्यूरिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए कंपटीशन के दौरान आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन का होने के चांसेस होते हैं, तो आप वाटर ले सकते हैं ताकि जो थकावट है वो दूर हो सके। इसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट को भी ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म में दौरान में, है ना। यहाँ पे लिखा है 1 कप कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक आफ्टर 1 and 20 minutes, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंपटीशन ख़त्म होने के बाद, आफ्टर आफ्टर कंपटीशन। देखिए आफ्टर कंपटीशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज ले सकते हैं 100 से 200 ग्राम ग्लूकोज, ताकि एनर्जी जो हमारी वहाँ पे कंपटीशन के दौरान ख़त्म हुई है वो हमें मिल सके। प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, है ना, ताकि रिक्वायरमेंट जो भी बॉडी को है इस समय, वर्तमान समय में, और जो हम पहले रिड्यूस कर चुके हैं एनर्जी, वो हम गेन कर सकें, ठीक है, मसल्स रिपेयर कर सकें। तो प्रोटीन लेना ज़रूरी है, और ये मेंटेन करने, हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है 100 से 200 ग्राम। और ये कंपटीशन के बाद की कंडीशन होगी। इस तरीके से ये पूरे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, देखिए एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, देखिए ट्रेनिंग के दौरान जो है, और ऐसे होना चाहिए जिसमें हम वेट को कंट्रोल कर सकें, और साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें एनर्जी मिल सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।